एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक रेप के एक्यूज्ड को ये कह के छोड़ दिया कि वो बहुत ही टैलेंटेड है और वो एसेट ऑफ द स्टेट है, यानी कि राज्य की संपत्ति है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्या सही किया? क्या ऐसे लोगों को जो रेप केस में इन्वॉल्व है उनको बेल देना चाहिए? सीआरपीसी का क्या प्रोविजन कहता है? बेल से संबंधित सीआरपीसी में क्या क्या प्रोविजंस है? गुवाहाटी हाई कोर्ट पे आपका क्या विचार है वो भी हम देखेंगे। अगर आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारी बातों को हम जानेंगे, जो जो पॉइंट आपको मैंने बताया सबको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट प्रोसेस को इस केस पे आपके विचार क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है उसको जरूर बताएं। सबसे पहले हम केस को समझते हैं एक्चुअल में हुआ क्या, उसके बाद हम लोग बेल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद बेल के प्रोविजन को देखेंगे सीआरपीसी में। एक्चुअली हुआ यूं कि एक आईआईटी का स्टूडेंट था, अपनी क्लासमेट का या बैचमेट कह लीजिए, गुवाहाटी में कोई कॉलेज है, नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, एक आईआईटी कॉलेज है, वहाँ पे दो छात्र थे। आईआईटी जो बॉय था वो 21 साल का था और लड़की जो है 19 साल की थी, दोनों स्टूडेंट थे, क्लासमेट थे। और वो किसी बहाने से उस लड़की को वो स्टूडेंट बुलाता है और उसका रेप करता है, उसको कोई मादक पदार्थ खिला के वो बेहोश हो जाती है, कॉन्शियस हो जाती है। इस तरीके से वो रेप को अंजाम देता है, रेप के जुर्म को अंजाम देता है। इसमें हुआ यूं कि बेल के लिए उसने अप्लाई किया, लड़के ने, एक्यूज्ड ने, यहाँ पे मैं एक्यूज्ड बोलूंगा, और उसको बेल मिल भी गया। तो इस बात को लेके बहुत ही चर्चा में है गुवाहाटी हाई कोर्ट कि बेल दे दिया और ऐसे लोगों को बेल नहीं देना चाहिए, जिसपे उन्होंने कमेंट किया, ये बात कहा कि ये बच्चा एक्चुअली में टैलेंटेड है, इसका फ्यूचर, इसका करियर है और कहीं ना कहीं स्टेट का एसेट है। ये थोड़ा सा जो कमेंट है उसको लेके लोग बहुत ही चर्चा में है गुवाहाटी हाई कोर्ट। समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं बेल का प्रोविजन। क्या हाई कोर्ट को ये बात कहनी थी या बेल दे देनी चाहिए थी, पूरी बातें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले लेकिन मुझे लगता है आपको बेल का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। इस जो बेल का एप्लीकेशन जो ग्रांट किया गया है उसको समझने के लिए आपको बेल का मतलब समझना पड़ेगा। देखिए, बेल का जो प्रोविजन एक्चुअली में किस लिए होता है, या आप कह लीजिए अरेस्ट। मुझे लगता है कि बेल से पहले आपको अरेस्ट समझना पड़ेगा, जरूरी है। अरेस्ट का जो प्रोविजन होता है सीआरपीसी में, ये इसलिए प्रोविजन किया गया ताकि जो इंक्वायरी और ट्रायल चलते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो सुचारू रूप से चल सके और जब कोर्ट उसको एक्यूज्ड को, अभियुक्त को बुलाए जिस पे इल्जाम लगा है, वो प्रस्तुत किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके कोर्ट के सामने। जस्ट टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, उसको अरेस्ट किया जाता है। भाई, अरेस्ट करके लाया जाता है। अरेस्ट का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि सामने वाले ने जुर्म किया ही है। अरेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि सामने वाले को लेके पुलिस वाला इंश्योर हो जाए कि कोर्ट जब इसको बुलाएगी तब इसको हम हाजिर कर देंगे, ये भागेगा नहीं, इसलिए उसको अरेस्ट किया जाता है कि ट्रायल के टाइम, इंक्वायरी के टाइम जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेस्ट। लेकिन आप एक तरफ, दूसरी तरफ ये सोच के चलिए कि अगर वो कस्टडी में उसको रख तो लिया गया, लेकिन अगर मान लिया ट्रायल के बाद सारी चीजें, सबूतों को, गवाहों को प्रस्तुत करने के बाद, प्रोड्यूस करने के बाद अगर ये पाया गया कि ये निर्दोष है, तो डोंट यू थिंक कि जितने दिन उसको कस्टडी में पुलिस रखी है, कहीं ना कहीं उसकी आज़ादी के साथ वायलेशन हुआ है। कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, कहीं ना कहीं उसको अप्रीहेंड करके आपने गलत किया। एक तो वो निर्दोष नहीं था, और जो भी 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जितने भी दिन उसको कस्टडी में रखा गया, उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा? तो बेल का प्रोविजन सीआरपीसी में इस मकसद से लाया गया, इस पर्पज से लाया गया। टू फोल्ड पर्पज है इसका। एक तो कि एक्यूज्ड की आजादी को भंग ना किया जाए, दूसरा साथ ही साथ न्याय हो सके, जस्टिस हो सके। अब ऐसा भी नहीं है कि एक्यूज को आप टच भी नहीं करेंगे और बाद में वो क्या करे कि कहीं ना कहीं विक्टिम को थ्रेट कर रहा है, विक्टिम को वो धमकी दे रहा है, झूठा प्रॉमिस कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जाहिर सी बात है, कोई इंसान खुला है कि कोई उस पर कोई क्लच नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं है, तो जाहिर है कि किसी केस में वो अभियुक्त है तो हमेशा वो विटनेस को धमकाने की कोशिश करेगा, एविडेंस को खत्म करने की कोशिश करेगा, ऐसा भी करेगा। तो इसके लिए बेल का प्रोविजन लाया गया, यानी कि बेल का प्रोविजन टू फोल्ड है। एक तरफ की एक्यूज्ड को आपको कैद करके झूठा नहीं रखना है, उसकी आजादी को भी आपको नहीं छेड़ना है, साथ ही साथ ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, आपको वो भी देखना पड़ेगा, यानी कि विक्टिम को जस्टिस भी मिल सके और एक्यूज्ड को, आपके एक्यूज्ड के जो राइट टू फ्रीडम है उसको भी, उसका भी उल्लंघन ना हो। तो दोनों मकसद को क्लच करने के लिए, दोनों मकसद को ब्रिज एक्चुअली बेल से किया गया। बेल का प्रोविजन लाके इन दोनों मकसद को कंप्लीट किया गया। तो टू फोल्ड एक्चुअली पर्पज है बेल का। तो जब बेल ले आया जाता है तो ये कहा जाता है ठीक है भाई,
हम आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी कोर्ट में इंक्वायरी और ट्रायल इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप आओगे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए जाते हैं कि आप जो है कोर्ट के ये जुरिस्डिक्शन है, इस जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जाओगे, जब भी जाओगे पूछ के जाओगे, और विक्टिम को या कोई भी ऐसे पर्सन को जो उस केस के साथ अटैच्ड है, उस केस के फैक्ट को जानता है, उसको आप छेड़ोगे नहीं, उसके आप थ्रेट नहीं करोगे, उसको आप इंड्यूस नहीं करोगे, उसको आप झूठा प्रॉमिस नहीं करोगे, सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। इस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन कुछ लगा के उसको बेल दे दिया जाता है। अब बेल विद श्योरिटी भी हो सकती है, विदाउट श्योरिटी भी हो सकती है। दीज आर द प्रोविजंस। एक नॉर्मल मैं बेल से रिलेटेड संबंधित आपको प्रोविजन बता रहा हूँ। अगर मैं सेक्शन वाइज बोलूँ तो सीआरपीसी में सेक्शन आप कह सकते हैं कि 436 है, 436 है, 437 है, 436A है, 438 है, 439 है, ऐसे से 450 तक आई थिंक बेल का प्रोविजन सीआरपीसी में। चैप्टर जो है वो चैप्टर 33 है, 33 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 33। अब देखिए बेल, इसको आप बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के साथ जोड़ के देख सकते हैं। एक तो 436 जो कहता है वो बेलेबल ऑफेंस के बारे में कहता है, यानी कि बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई एम कमिंग टू द पॉइंट ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि बेलेबल ऑफेंस जो होता है वो बेली जो होता है, जिसको अरेस्ट करके कस्टडी में रखा जाता है, उसका हक होता है, उसका राइट होता है बेल लेना। तो 436 इसके लिए सेक्शन है। ऊपर से 400 फिर हम 37 पढ़ेंगे। 437 में ये प्रोविजन है, ये उसमें दिया गया है कि नॉन बेलेबल अगर ऑफेंसेस है तो उसमें कोर्ट उसको बेल दे सकती है। अरेस्टी का कोई हक नहीं है, राइट नहीं है, इनहेरेंट राइट नहीं है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट। फिर हम देखते हैं उसी 438 के सेक्शन 437 के सेक्शन में कि भाई अगर ऑफेंस उसने ऐसा किया है जिसकी सजा डेथ पेनाल्टी है या लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उस केस में कोर्ट उसको बेल नहीं देगी। कोर्ट शैल नॉट ग्रांट बेल टू द अक्यूज्ड if he has been convicted, he has been charged under the offense punishable with death and punishable with life of imprisonment। इस तरीके से प्रोविजन है वहां पे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फिर भी कोर्ट अगर चाहे प्रॉपर समझे तो उसको बेल दे सकती है। अगर कोर्ट को लगता है तो उसको बेल दे सकते हैं, वो कंडीशन रखी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। कुछ इस तरीके के प्रोविजन है। अब हम इसको रेप के एक्यूज्ड के उससे समझें तो रेप का केस आप जानते हैं कि सेक्शन 375 आईपीसी में फॉल होता है, और उससे संबंधित जो सजा का प्रावधान है वो 376 यानी कि 376 ऑफ आईपीसी में मेंशन है। वहां पे सजा का प्रावधान जो है वहां पे 7 साल से कम नहीं होना चाहिए। वहां पे सजा का प्रावधान है कि मिनिमम तो आपको 7 साल मिलनी ही सजा, मैक्सिमम लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। कुछ इस तरीके से पनिशमेंट का प्रोविजन है। और जो रेप का केस होता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो अगर मैं 437 के प्रोविजन के थ्रू जाऊं तो आई थिंक आपको लगता है कि इसको बेल मिल सकता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि बेल वहीं पे नहीं देती है कोर्ट कि जहां पे एक ऐसा ऑफेंस सामने वाले ने किया है जिसकी सजा डेथ पेनाल्टी है या लाइफ ऑफ इम्प्रिजमेंट है। लेकिन रेप में ऐसा डेथ और लाइफ ऑफ इम्प्रिजमेंट सजा नहीं है। वहां पे है कि इम्प्रिजमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 7 years और बीच में डेथ पेनल्टी, कुछ इस तरीके से। तो भाई ठीक है, कोर्ट का अधिकार है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट बेल दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि इस मामले में कितना जायज है बेल देना। अब देखिए, चूंकि लड़का 21 साल का है, उसका फ्यूचर है, उसका करियर है, वो एक स्टूडेंट है, हो सकता है वो ब्राइट स्टूडेंट हो। तो होता क्या है, देखिए ऐसा नहीं कहा गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कि हम इसको एक्यूट कर रहे हैं या सजा नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहा। कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी केस है कि भाई ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट दाखिल हो गई है, ये पता चलता है कि ये जो है एक्यूज्ड है, इसने रेप किया है ना। लेकिन देखिए बेल का मकसद क्या होता है, मींस कि अगर वो बंदा ट्रायल के टाइम प्रोड्यूस किया जा सकता है, आ सकता है, तो डोंट यू थिंक कि क्या उसको कस्टडी में रखना, पुलिस कस्टडी में रखना सही है। मकसद तो यहाँ पे यही है ना कि उसको इसलिए कस्टडी में रखा जाएगा क्योंकि जब ट्रायल चलेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी वो कोर्ट में आएगा। अगर कोर्ट इस बात से मुतमईन हो जाती है कि जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट में जब भी बुलाया जाएगा वो आएगा, किसी भी तरीके से ट्रायल के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, किसी भी तरीके से विक्टिम को प्रताड़ित नहीं करेगा, विक्टिम को धमकी नहीं देगा, किसी भी तरीके से एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, तो डोंट यू थिंक कि आप उसे बेल पे छोड़ दो। फिर मकसद क्या हुआ कस्टडी में रखने का? आप उसे बेल पे छोड़ दो। भाई एक स्टूडेंट है, वो उसका करियर है, हो सकता है अभी कुछ काम है, उसको एग्जाम देना है, एकेडमिक वे में उसको नुकसान ना हो पाए। जो एडवोकेट था विक्टिम एक्यूज्ड की तरफ से, उसने यही कहा कि साहब देखिए जो मकसद है, हाँ ठीक है, आप टर्म्स एंड कंडीशन लगा दीजिए, ये किसी भी तरीके से प्रॉमिस नहीं करेगा विक्टिम को, या थ्रेट नहीं करेगा, या इंड्यूस नहीं करेगा, एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, ये प्रॉमिस करता है, तो आप बेल दे, तो फिर मकसद क्या हुआ कस्टडी में रखने का। तो इस बिना पे उसको बेल दे दिया गया। तो आप इसे निगेटिव या नकारात्मक वे में मत लीजिए,
कि उसको छोड़ दिया गया, अभी छोड़ नहीं दिया, वो तो भाई ठीक है, जजमेंट जब पास होगा तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, फिर वो जेल में जाएगा, अकॉर्डिंगली वो सजा काटेगा, जो भी रेप की सजा जो भी कोर्ट देगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है या कोई बच्चा है, या इस बेसिस पे कोई पढ़ा लिखा पढ़ने लिखने वाला बच्चा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, तो उस केस में उसकी सजा भी कम हो जाती है। तो इसको आप नकारात्मक वे में मत लीजिए। हाँ, लेकिन हमारा जो व्यू पॉइंट है कि जो कोर्ट ने कहा कि टैलेंटेड और स्टेट का एसेट है, थोड़ा सा ये कमेंट मुझे लगता है, मैं अपने व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहिए था कोर्ट को। कोर्ट ये कह देते कि हाँ सीआरपीसी में प्रोविजन है, हमें डिस्क्रिशनरी पावर है, तो दैट्स व्हाई वी ग्रांट बेल इन टू द एक्यूज्ड, तो ये कुछ ना कुछ हद तक सही होता। लेकिन ये कहना, क्योंकि देखिए एक रेपिस्ट, एक ऐसे विचार का व्यक्ति जो रेप में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं राज्य की संपत्ति नहीं हो सकता वो टैलेंटेड हो, इस बात से मैं भी सहमत होता हूँ, पढ़ा लिखा बच्चा हो, आईआईटी का स्टूडेंट है, वो एकेडमिकली स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन मानसिक तौर से बोले या आप कह लीजिए कि एक ह्यूमन के तौर पे बोले तो एक अच्छा बेहतरीन इंसान वो नहीं हो सकता। तो ये कहना कि राज्य की संपत्ति है, ऐसे लोग मुझे लगता है कि राज्य की संपत्ति नहीं हो सकते, जिनके दिमाग में ये खुराफात चल रहे होते हैं, जिनके दिमाग में अपने दोस्त के लिए कोई इज्जत नहीं रहता, अपने क्लासमेट बैच को लेकर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये हमारा व्यक्तिगत विचार है, और आपके क्या विचार है, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लॉ के सभी एंगल्स को, सभी पॉइंट को जानने के लिए जुडिशियल अड्डा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करें। थैंक यू सो मच।